Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel Learning Biology Online. I am Dr. Asad, and in this lecture we will continue to discuss the next portion of digestion in case of human beings, that is the swallowing. So once the food has passed through the different phases within the oral cavity, it is swallowed into the esophagus, and then we will definitely during this process we will come through different very important terminologies that are specifically the peristalsis and antiperistalsis. By the end of this lecture, you should be able to know what swallowing or deglutition is. That is another scientific term that is used for this word swallowing. We will also discuss the mechanism of swallowing, that how once the food has been pushed back from the oral cavity into the esophagus, then how and through which mechanism it is going to pass from the esophagus into the stomach. तो इस मेकनिज़म में हम ये भी देखेंगे कि कौन से मसल्स जो हैं वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, एंड देन वी विल फाइनली डिफरेंशिएट बिटवीन द टू टर्म्स peristalsis and the antiperistalsis. Starting off with the definition of swallowing, it's a process in which the food that is at that time known as bolus. ठीक है, so this is that part of the food that has been broken down in the oral cavity, mixed up with the saliva. ठीक है, so it's like a rounded or an oval shaped mass at this time known as the bolus. It moves from the oral cavity into the stomach through a tubular structure known as the esophagus. ठीक है, तो esophagus में ये जो swallowing के जो मसल्स इन्वॉल्व हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, और ये भी देखेंगे कि एक दफ़ा जब बोलस फॉर्म हो जाता है ओरल कैविटी में, तो ओरल कैविटी के कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि swallowing में फैसिलिटेट करते हैं. Now once the food has transformed into bolus that we have already discussed कि ये जो specific bolus है इसकी formation कैसे होती है. Now this bolus is to be transferred into the esophagus. ठीक है, तो अभी बोलस जो है वो ओरल कैविटी में है, तो अभी हम पढ़ेंगे कि ओरल कैविटी से ये किस तरह से esophagus में ट्रांसफॉर्म होता है. सो वी हैव अ मस्कुलर ऑर्गन इन आवर ओरल कैविटी नोन एज द टंग. सो इनिशियल जो मूवमेंट होती है दैट इज़ ऑफ द टंग. ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जो है द बोलस इज लोकेटेड. सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, द टंग इज़ गोइंग टू मूव बैकवर्ड्स एंड इन अपवर्ड पोजीशन. ठीक है, अब टंग के ऊपर हमारे पास आ जाता है हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट. तो जब भी हमने खाने को या बोलस को उस एसोफेगस में लेके जाना होता है, तो वी मूव और टंग अपवर्ड अगेंस्ट द पैलेट एंड देन वी मूव इट बैकवर्ड, जिसकी वजह से जो बोलस है दैट इज़ पुश्ड बैक इनटू द पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ द टंग. ठीक है, अब जैसे ही बैकवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट होती है टंग की, उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो सॉफ्ट पैलेट होता है दैट इज़ प्रेजेंट राइट बिहाइंड द हार्ड पैलेट दैट इज़ रेज्ड. तो एक पाथवे अल्टीमेटली ओपन हो जाता है कि जिसकी वजह से बोलस जो है दैट इज़ देन गोइंग टू पास इनटू द एसोफेगस. ठीक है, तो स्टेप वाइज हम इसको देख लेते हैं कि किस तरह से टंग की जो है फर्स्ट ऑफ ऑल मूवमेंट होती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी टंग है दिस इज़ प्रॉबली इन द मोस्ट अपवर्ड एंड द पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन. ठीक है, तो यहाँ पे आप तसव्वुर कर लें कि इधर हमारे पास बोलस लोकेटेड है. तो जैसे ये टंग अपवर्ड मूव करेगी तो ये जो हमारे पास सॉफ्ट पैलेट वाला पोर्शन है दिस इज़ गोइंग टू रेज. ठीक है, जिसकी वजह से स्पेस बन जाती है और जो बोलस होता है वो इस तरह से एसोफेगस में मूव कर जाता है. अब बात यह है कि जब ये खाना हमारे पास एसोफेगस की तरफ जाना है, सो दिस इज़ द एसोफेगस. इसके बिल्कुल साथ ही हमारा जो लेरिंक्स है दैट कंसिस्ट ऑफ द वोकल कॉर्ड्स एंड दैट इज़ देन एसोसिएटेड विद द ट्रेकिया. ठीक है, दैट इज़ द रेस्पिरेटरी चैनल. ठीक है, तो इसके भी कुछ मसल्स में यहाँ पे चेंजेस आती हैं. क्यों? क्योंकि हमें एसोफेगस की डायलेशन चाहिए और जो लेरिंक्स वाला पोर्शन है दैट शुड गेट नैरो. तो जैसे ही यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट लिफ्ट होगा, ठीक है, टंग रेज होगी, तो ये ओवर हेयर यू कैन सी अ
कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर जिसको कि हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं प्रॉबली अभी हमारे पास एक वर्टिकल सी पोजीशन में है। तो जैसे ही टंग रेज होती है, दिस कार्टिलेज दिस कम्स इनटू अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ठीक है, इट मूव स्लाइटली डाउन एंड कम्स इनटू अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, जिससे कि क्या होगा कि हमारा अल्टीमेटली ये जो नेज़ल पैसेज होता है ये कवर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ द एपिग्लॉटिस, और बिल्कुल लेरेंस के करीब जो ओपनिंग होती है इसको हम कहते हैं ग्लॉटिस। ठीक है, तो ग्लॉटिस इज़ गोइंग टू कंस्ट्रिक्ट। तो एक तो इसकी कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी नेज़ल पैसेज की, और दूसरी तरफ से क्या हो रहा है हमारे पास कि एपिग्लॉटिस जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इसोफेगस के स्फिंक्टर्स हैं दैट दे विल रिलैक्स, जिसकी वजह से इजीली फूड जो है वो मूव कर जाएगा, या बोलस जो है इट विल मूव इनटू द इसोफेगस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही बैकवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट हो रही है टंग की, तो अल्टीमेटली जो नेज़ल ओपनिंग है वो क्लोज हो रही है। किस किस वजह से? एक तो यहाँ पे जो ग्लॉटिस है दैट विल कंस्ट्रिक्ट एंड एपिग्लॉटिस विल बिकम हॉरिजॉन्टल। तो अल्टीमेटली ये वाला जो पैसेज है ये ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग ऑफ द एपिग्लॉटिस एंड देन फूड इज पास्ड इजीली टू द इसोफेगस थ्रू द esophageal sphincters that are going to relax somewhere in this position. Now once the food has reached the esophagus, rhythmic movements are going to occur within that portion of the digestive tract known as the esophagus, जिसकी वजह से food जो है that will move through the alimentary canal and finally reach the stomach. तो विद इन द एलिमेंट्री कनाल जो मस्कुलर रिदमिक मूवमेंट्स होती हैं दैट अलाउड द बोलस टू ट्रेवल थ्रू दिस इसोफेगस, दिस प्रोसेस इज नोन एज द पेरिस्टालसिस। हाउ डज दिस प्रोसेस अकर्स? ये डायग्राम हमने ऑलरेडी देखी थी कि किस तरह से जब बोलस ने मूव करना होता है फ्रॉम द ओरल कैविटी इनटू द इसोफेगस, देन हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसोफेगस वाले पोर्शन को एक्सटेंड कर लेते हैं और सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो बोलस पहुँच चुका है। ठीक है, तो नाउ वी हैव लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विद इन दिस इसोफेगस दैट विल अलाउ दिस रिदमिक मूवमेंट। बोलस अगर यहाँ पे है तो ये वाला जो इसोफेगस का पोर्शन है इट विल कंट्रैक्ट। ठीक है, इस तरह से रिदमिक मूवमेंट्स जो हैं इसोफेगस में होती हैं। अब जब ये बोलस यहाँ पे पहुँच गया है इस पोर्शन में इसोफेगस के, तो ये वाला पोर्शन फिर रिलैक्स हो जाएगा एंड देन वी विल बी एबल टू सी मस्कुलर मूवमेंट्स इन दिस पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे बोलस है, सो कंस्ट्रिक्शंस आर गोइंग टू बी हियर दैट आर गोइंग टू बेसिकली फोर्स दिस बोलस थ्रू दिस एलिमेंट्री कैनाल और द इसोफेगस into the stomach. So this is how the peristaltic movements they occur within the esophagus. In some cases we might come across a reverse phenomena of the peristalsis that is known as the antiperistalsis. जिसमें कि होता क्या है कि due to some reasons there is reverse contraction due to which the food even from the intestine it is pushed back to the stomach or even from the stomach into the oral cavity through this channel. यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम का चैनल अभी हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से फूड ओरल कैविटी से एसोफेगस और फिर एसोफेगस से स्टमक में जा रहा है एंड देन इनटू द इंटेस्टाइन, ड्यू टू सम अनवांटेड रीज़न क्या होता है कि ये रिवर्स मूवमेंट भी हो सकती है, जिसकी वजह से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो फ्रॉम इंटेस्टाइन इट माइट मूव into the stomach, then back into the oral cavity from where it is then pushed out. ठीक है, so ज़्यादातर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस होती हैं इंटेस्टाइन की या स्टमक की, उनके केस में ये प्रोसेस होता है। यहाँ पे आप देख लें कि स्टमक जो है इट इज़ फर्दर कनेक्टेड विद द इंटेस्टाइन जहाँ पर फूड की एब्जॉर्प्शन होनी है। ठीक है, तो जनरली और नॉर्मली दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, दिस इज़ द चैनल इसोफेगस से स्टमक एंड देन इनटू द इंटेस्टाइन। रिवर्स के केस में क्या होगा, फ्रॉम द इंटेस्टाइन बैक इनटू द स्टमक एंड देन इनटू द इसोफेगस। इसोफेगस में उस वक्त फिर जो मूवमेंट्स होंगी दैट आर गोइंग टू बी द रिवर्स ऑफ पेरिस्टालसिस
contractions होंगी, लेकिन those contractions are then leading the food back into the oral cavity, and then the unwanted food is pushed out. So this phenomena is observed in whenever there is any sort of abnormality or infection within the digestive tract. The food is pushed back into the oral cavity. So a similar sort of peristaltic phenomena is observed in case of hunger as well. ठीक है, एक टाइम आपने खाना खाया, सारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हो गई, उसके बाद आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम यू फील हंग्री. उसका रीज़न क्या होता है कि सेम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स दे आर गोइंग टू अकर इन फॉर्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन. ठीक है, जिसकी वजह से अब इसका रीज़न क्या होता है. ऑब्वियसली योर बॉडी इज़ शॉर्ट ऑफ ग्लूकोज, इट रिक्वायर्स एनर्जी फूड से आनी है. सो इसके लिए द बॉडी जो है, in presence of low blood sugar, there is going to be muscular contraction within the digestive system. ठीक है, normally it happens after around 10 to 12 hours or more after you have taken your last meal. ठीक है, इससे कम भी हो सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, but this time can vary. But this is how you can, यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉडी के जो सिस्टम्स हैं या ऑर्गन्स हैं, how well they are connected. शुगर लेवल जो है वो ब्लड में लो हो रहा है, बट obviously all your organs are ultimately connected to your brain. जिसका फ़ायदा ये होता है कि ब्लड में भी अगर कोई कमी पेशी आ रही है, that is sensed by the digestive system signals. Obviously this signaling is done through the brain. ठीक है, so your brain overall it is sensing all this that you need more energy, जिसकी वजह से ये peristaltic movements होंगी and you start looking to go for another meal after maybe 8 to 10 hours or 12 hours. ठीक है, just to recover your energy within your body. So this is the phenomena of hunger as well, जो कि अक्सर आप एक मील के बाद 8 से 10 घंटे के बाद आपको फील होता है. So उसका भी जो रीज़न है, that are the peristaltic movements that are occurring in the absence of any food material, just to compensate for the loss of energy that your body is feeling at that particular time. The end of our video. Do like our video, share it with other students as well, as we have discussed specifically the digestive movements within the esophagus. In the comment section, do mention if you have any question relevant to the topics we have covered over here. Do not forget to subscribe to our channel. Click the bell button so you can receive new video notifications on regular basis. Thank you very much.